हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका ही मैं इंग्लिश वर्जन कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ओके, तो आज हम हिंदी में सीखते हैं कि नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे सेलेक्ट करें। ये एक छोटी सी ट्रिक है, फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड। तो हम चलते आगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है। ओके, इकोनॉमिक साइकिल एक साइक्लिक होती है जिसमें एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, टफ, रिकवरी, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन। सो ये साइकिल में चलता रहता है। एक्सपेंशन में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज खुल रही होती है क्योंकि डिमांड ज्यादा होता है, उसका सप्लाई पूरा करना होता है। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लोगों को सैलरी हाइक मिल जाता है। ओके, ये सब एक्सपेंशन में हो जाता है तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो कंपनीज के सेल भी बढ़ जाते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज का आरओई, आरओसी ये सब ज्यादा रहता है। तो ये फेज मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंडिंग रहता है ये फेज में। ओके, तो पीक में क्या हो जाता है कि सब कुछ सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है, मतलब सप्लाई जो है वो ओवर सप्लाई हो जाता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है बिकता नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ने लगता है कंपनीज का। ठीक है, तो ये सब की वजह से क्या हो जाता है कि डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है यहाँ पे पीक में। ओके, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है कि जो कंपनियां एक्सेस में खुली है वो बंद होने लगती है, और जो कंपनीज ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया है वो लोग प्रोडक्शन कम करते हैं, तो लोगों की सैलरी में भी इंक्रीमेंट नहीं होता है ये फेज में। कुछ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी चालू हो जाता है, तो इसको हम रिसेशन बोलते हैं। ओके, फिर स्लोली स्लोली डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब कंपनियां कुछ ज्यादा ही काउंटर मेजर्स अप्लाई करती है, तो डिप्रेशन में आता है। फिर धीरे धीरे अगेन रिकवरी की तरफ, फिर एक्सपांशन, फिर पिक एंड देन अगेन रिसेशन। तो ये सब साइकिल चलता है। तो इसका शेयर मार्केट के ऊपर इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सपांशन में मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, रिसेशन में डाउन ट्रेंड में रहता है, यहाँ भी डाउन ट्रेंड में रहता है। यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड चालू हो जाता है और फिर डाउन ट्रेंड। ओके, तो मार्केट भी साइकिल में चलता है। और जो कंपनीज जिनका बिजनेस टोटली मतलब लोगों के एक्सपेंडिचर पे डिपेंड होता है, वो कंपनीज ज्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल से, क्योंकि उनका आरओई, आरओसी, प्रॉफिट जो है वो साइकिल के हिसाब से कम ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल, ये कंपनी है, ये साइक्लिकल स्टॉक है। अभी ये देखो, इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि और साथ में ये नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक साइकिल की वजह से होता है ऐसा। जबकि कंपनी ने रिवेन्यू अपना कांस्टेंट रखा है ऑलमोस्ट, लेकिन आरओई और नेट प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है। तो ये सब इकोनॉमिक साइकिल की वजह से होता है। ठीक है, अभी अगर आरओई और नेट प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस रहता है, ठीक है, वो भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये भी साइकिल में घूम रहा है। इसमें ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये मार्केट, ये बिजनेस साइकिल में मतलब ये हो गया। ठीक है, ये साइक्लिकल स्टॉक है, तो ये भी बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलता है। तो इसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है, स्टॉक परफॉर्मेंस है, वो भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं रहते, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। अप ट्रेंड में बढ़ता जरूर है, लेकिन डाउन ट्रेंड में कम होता है। फिर वही पोजीशन में सालों साल वो पैसे के ऊपर हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, पैसा स्टैकअप हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिकल स्टॉक क्या होते हैं। नॉन साइक्लिकल स्टॉक मतलब क्या है कि जो ये बिजनेस साइकिल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो बिजनेस साइकिल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना प्रॉफिट मेंटेन रखते हैं, अपना आरओई मेंटेन रखते हैं। ठीक है, सब कुछ मेंटेन रख के अपना प्रॉफिट जो है राइजिंग ट्रेंड में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक स्टॉक। ओके,
तो नॉन ये अभी अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो ये है नॉन साइक्लिक स्टॉक। उसमें अगर आरओई देखेंगे और तो ये 10 साल का आरओई है। ओके, तो 10 साल ये कंपनी ने आरओई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है। ठीक है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आरओई कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने हर फेज में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे मतलब मार्केट के लिए बुरा फेज हो चाहे अच्छा फेज हो, तो सभी फेज में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपना आरओई मेंटेन किया है। ओके, अगर रिसेशन है तब भी अपना आरओई अच्छा रखा है, अगर मतलब एक्सपांशन है तब भी अच्छा रखा है। तो उसकी वजह से देखिए कंपनी कंटिन्यूसली रिवेन्यू भी ग्रो किया है, ये वाला कॉलम, और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। अभी ये जो आरओई इसने ओवर द पीरियड ऑफ 10 एंड मोर इयर्स कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है, उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक के ऊपर, प्राइस के ऊपर जो क्या फर्क पड़ा है, तो ये फर्क है। मतलब कंपनी ने का ये जो प्राइस है अराउंड 2009 में 50 रुपए था, आज के डेट में 2236। आप देखो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कंपनी ने ग्रो किया है, प्राइस भी। ओके, ये क्यों किया है? क्योंकि कंपनी ने हर फेज में अच्छा परफॉर्म किया है, हर बिजनेस साइकिल में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो साइक्लिक स्टॉक क्या होता है और नॉन साइक्लिक स्टॉक क्या होता है? ओके, तो साइक्लिक स्टॉक की डेफिनेशन ये है कि साइक्लिक स्टॉक इज द स्टॉक दैट्स प्राइस इज अफेक्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक और सिस्टमेटिक चेंजेस इन द ओवरऑल इकोनॉमी। ओके, जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं एक उसके वजह से स्टॉक का प्राइस अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक स्टॉक। ओके, so cyclic stocks are known for the following cycles of the economy: expansion, peak, recession and recovery, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे। ओके, एक्सपांशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, एक्सपांशन, पीक। ओके, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़े थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक स्टॉक। ओके, तो नॉन साइक्लिक स्टॉक क्या होता है? इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। नॉन साइक्लिक स्टॉक होता है द स्टॉक which tend to beat the market regardless of the economic trend. Okay, even when there is a slowdown in the economy, अगर मार्केट में स्लो डाउन भी है इकोनॉमी में, ठीक है, फिर भी ये स्टॉक जो है अपना आरओई कंसिस्टेंटली मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और अपना जो है इकोनॉमिक जो पैरामीटर है कंपनी के अच्छे रहते हैं। ठीक है, अभी नॉन साइक्लिक स्टॉक दे आर वेरी डिफेंसिव स्टॉक। This stock encompasses the consumer staples category with goods, services that people continue to buy through all type of business cycle, even the economic downturn. Okay, लोग क्या करते हैं? ये कंपनी के प्रोडक्ट बाय करते हैं अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न होगा तब भी। ओके, सो मेन इसमें क्रक्स क्या है? द कंपनी कीप आरओई कंसिस्टेंट ओवर द इयर्स। अभी ओवर द इयर्स इसमें एक पॉइंट है, आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देखना है हमें, हमें देखना है 10 साल और उससे ज्यादा। अगर 10 साल और उससे ज्यादा आरओई कंपनी ने मेंटेन रखा है, इसका मतलब वो कंपनी क्या है? नॉन साइक्लिक है। ओके, तो नॉन साइक्लिक कंपनी का क्या बेनिफिट रहता है कि वो हर इकोनॉमिक साइकिल के हर फेज में वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसको मार्केट में भी अच्छा मतलब बाइंग मिलता है, तो उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ऑलवेज अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो अभी आरओई क्या होता है? ओके, अभी हम देखेंगे आरओई क्या होता है। तो आरओई जैसे आपने ये देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, तो ये एक फाइनेंशियल रेशियो है। कंपनी का जो नेट इनकम है उसको अगर एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो आरओई मिल जाता है। ओके, तो नेट इनकम क्या होता है? ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट पे मतलब अवेलेबल रहता है, आपको इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, आप अगर screener.in देखोगे या trendline.in देखोगे, इसमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी रेशियो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी।
तो नेट इनकम क्या होता है कि नेट इनकम इज कैलकुलेटेड बिफोर डिविडेंड पेड टू द कॉमन शेयर होल्डर्स एंड आफ्टर डिविडेंड टू द प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट टू द लेंडर्स। ओके, तो ये नेट इनकम होता है। और ये जो नीचे वाला कॉलम है शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये क्या है? शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी मेनली डेब्ट। ओके, तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपने, इसलिए मैंने इसमें रेड में भी रखा है कि जो कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा है, ओके, तो वो उसका आरओई ज्यादा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि डेप्ट इधर आ जाता है, टोटल एसेट में से अगर डेप्ट माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है ये छोटा बन जाता है और नेट इनकम बड़ा बन जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल क्या आएगा? आरओई ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज देखना है कि अगर कंपनी का ज्यादा आरओई है तो कहीं कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट तो नहीं है, ठीक है। उसमें आप चेक करो, उसी वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि कंपनी डेप्ट फ्री है या डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, वो कम हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो अगर ज्यादा आरओई का रीजन एक भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट है, मतलब वो हमें एक चीज चेक करना पड़ेगा, आरओई आपने चेक किया तो, ओके। तो हमें क्या करना है कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जरूर देखना है, और वो क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, या कंपनी मस्ट बी डेप्ट फ्री। अगर डेप्ट फ्री है फिर भी अच्छा आरओई मेंटेन कर रही है, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमें ये चीज जरूर देखना है, ठीक है। तो अभी अच्छा आरओई कौन सा है? ठीक है, अच्छा आरओई वो है अगर हम निफ्टी 500 स्टॉक्स जो है उनका एवरेज आरओई निकालेंगे, जो कि नॉर्मली 14% रहता है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी का आरओई निफ्टी के 500 स्टॉक का जो एवरेज आरओई है उससे ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा है, ओके। सो 14% इज द नॉर्मल एवरेज आरओई, एनीथिंग अबव दैट इज गुड आरओई, ओके। सो एनी स्टॉक company maintaining ROE more than 14% is good, but that 14% should be maintained average for continuous more than 10 years. Okay, so these things should be keep in mind. तो अगर 11% से ज्यादा नीचे है तो उसको हम पुअर आरओई बोल सकते हैं, ठीक। और 14% से ऊपर है तो अच्छा आरओई है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक क्राइटेरिया, आरओई शुड बी बेटर देन द पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है कि जैसे सपोज सीमेंट कंपनीज है, अल्ट्राटेक सीमेंट है तो बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक्स भी है, ठीक है, तो उनको पीयर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो पीयर ग्रुप में वो कंपनी का आरओई सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लेना है तो अल्ट्राटेक सीमेंट का आरओई बाकी सीमेंट की कंपनी से अगर ज्यादा है तो अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उसको आरओई में हमें दो चीज देखना है, एक पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा आरओई होना चाहिए, और आरओई शुड बी मोर देन द एवरेज ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक, ओके। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो तीन स्टॉक है मैं जो बता रहा हूँ अभी, पीडीलाइट, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, ठीक है। इन्होंने ये ऐसे स्टॉक्स में मतलब मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, और हर बिजनेस साइकिल में ये स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग तीनों का देखेंगे क्या क्या कैसा आरओई रहा है और कैसा, जैसा ये पीडीलाइट का है, तो पीडीलाइट का आरओई देखिए कांस्टेंट है 10 साल तक, मोर देन 20% इन्होंने मेंटेन करके रखा है, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन है, इतना चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन किया है, ठीक है। अब जबकि आरओई इन्होंने मेंटेन किया है तो इनका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली राइजिंग ट्रेंड में है, और प्रॉफिट अगर राइजिंग ट्रेंड में होगा, कंपनी के पास कैश आएगा, सब कुछ आएगा, तो कंपनी एक्सपेंशन करेगा, तो अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ाएगा, जो भी है, ठीक है। तो उसके वजह से कंपनी का एनुअल रिवेन्यू भी हर साल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंपनी में मतलब जो है सेल्स में हो या प्रॉफिट में हो या रिवेन्यू में हो, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से स्टॉक भी
चलता है मार्केट में, और चलता है तो किस टाइप के रिटर्न देता है, इस टाइप के। ठीक है, स्टॉक भी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि कभी भी कोई भी माइनर डिप आया है खाली, बाकी कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर 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 ही गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोल सकते हैं, इसको मल्टीबैगर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम लोग एशियन पेंट। एशियन पेंट ने भी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट आरओई मेंटेन किया है, मोर देन लोएस्ट आरओई इज 24%, बाकी सब 24% के ऊपर ही है। 10 साल से ज्यादा के पीरियड लेंगे तब भी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली राइजिंग ट्रेंड में है, और रिवेन्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अभी ये सब चीज बढ़ रहा है, तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो भी देखो कैसा बढ़ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड। ओके, ये मंथली चार्ट है। ओके, मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। ओके, थर्ड स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ओके, अब इसने भी देखो अपना आरओई कंटिन्यूअसली मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट ईयर थोड़ा डिप है, लेकिन उसके पहले देखोगे तो कंटिन्यूअसली आरओई मोर देन 15% इसने मेंटेन किया है। इसकी वजह से देखो नेट प्रॉफिट राइजिंग ट्रेंड, रेवेन्यू ऑलवेज राइजिंग ट्रेंड। ओके, तो इसका भी अगर देखोगे स्टॉक ट्रेंड, तो वो भी देखो 7 रुपए से 6,000 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अभी क्या होता है कि हम लोग तो कोई बिजनेस प्रोफेशन से है नहीं है, हम लोग सीए नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो फाइनेंशियल रेशियोज रहते हैं, जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियो आरओई है। आरओई मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें क्या 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 देखना है। ओके, तो ये रेशियो है आरओई, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मेन चीज क्या क्या देखना है इसमें, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सिंपल आरओई अगर मोर देन 10 इयर्स, ये जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा है, कंपनी मेंटेन कर रही है, इसका मतलब कंपनी ये जो बिजनेस साइकिल है उसके हर फेज में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसके हर फेज को बीट करके कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो कंपनी का स्टॉक भी चलेगा। ठीक है, अगर स्टॉक चलेगा तो ऐसे स्टॉक में आइडेंटिफाई करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटली अगर स्टॉक चूज करना है कंसिडर्ड कंपाउंडर, तो ये तरीके से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किया है, मतलब दिखाया है, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए बताया। ठीक है, और जो भी मैंने वेबसाइट का नाम लिया उसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ फ्री में, तो इसलिए मैं नाम लिया। ठीक है, बाकी इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये वीडियो का मैं जल्दी ही बनाऊंगा, और आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।